नमस्कार, दिस इज अरुणेश आर्य फ्रॉम करियर पाथ स्टडी। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। नया टॉपिक लेकर आया हूँ, लिस्ट ऑफ नेशनल एंड ऑफिशियल सिंबल्स ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अंतर्गत भारत की संविधान सभा के द्वारा किन चिन्हों को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अपनाया गया, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत से क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो ध्यान रखना होगा। सबसे पहले लेकर चलते हैं हम नेशनल फ्लैग को। राष्ट्रध्वज की हम बात करें तो राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रध्वज के तौर पर अपनाया गया था। नेशनल फ्लैग की चर्चा करें, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चर्चा करें हम, तो इसके हिस्टोरिक बैकग्राउंड के अंतर्गत आप ये देख सकते हो कि 1907 में 1907 में मैडम भीखाजी कामा पहली भारतीय जिसने 3 कलर के एक ध्वज को जर्मनी में पहली बार फहराया था और उसे प्रथम राष्ट्रध्वज का नाम दिया गया था। बाद में कांग्रेस ने 3 कलर के ट्राई कलर के एक झंडे में महात्मा गांधी के चरखे को बीच में रख के जो है उसने राष्ट्रध्वज के तौर पर अपनाया था। और बाद में पिंगले वेंकैया नाम के व्यक्ति जिन्होंने वर्तमान के राष्ट्रध्वज को अंतिम रूप दिया था, यानी 3 कलर, ऊपर सैफ्रॉन, बीच में वाइट, नीचे ग्रीन और बीच वाले वाइट में अशोक चक्र, इसे डिजाइन किया था। ऑरेंज कलर, सैफ्रॉन कलर शौर्य का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति और त्याग का प्रतीक है और ग्रीन कलर जो है हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। और अशोक चक्र में टोटल 24 तिल्लियाँ हैं, 24 स्पोक्स हैं और नीले रंग का है, टोटल 4 कलर्स का है हमारा राष्ट्र कलर, राष्ट्रीय ध्वज। हालांकि इसको हम ट्राई कलर के नाम से जानते हैं। 3:2 जो रेशो है हमारे राष्ट्रध्वज का, वो 3:2 है। इससे आगे देख लीजिए नेशनल एम्बलम एंड नेशनल मोटो। नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। ट्रुथ अलोन, ट्रम्प्स के नाम से इसको हम जानते हैं। हमारा जो नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक है, वो 4 शेरों का समूह है। सामने से 3 दिखाई देते हैं, एक इसके बैक साइड में है। सारनाथ जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ स्थित अशोक स्तंभ में जो 4 शेर है जो एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं और सामने से केवल 3 दिखाई देते हैं। और इस राष्ट्रीय प्रतीक में एक तरफ बैल और दूसरी तरफ घोड़ा है और बैल शक्ति का प्रतीक है, घोड़ा तेजी और पावर का प्रतीक है। और बीच में अशोक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्र प्रतीक निर्धारित किया था और इसे अपना लिया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 जब से भारत रिपब्लिक है तभी से हमारा राष्ट्र प्रतीक है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया हुआ, देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते इसमें लिखा हुआ है। और सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन कई बार आता है कि हमारे राष्ट्र प्रतीक में जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से या किस वेद से लिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन में कई बार मुंडको के साथ में मांडुक्य उपनिषद भी होता है, लेकिन आपको MU यानी मुंडको उपनिषद ध्यान रखना होगा। हमारा राष्ट्र प्रतीक है नेशनल मोटो सत्यमेव जयते। इससे आगे जाते हैं नेशनल एंथम पर। राष्ट्रगान अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ये डेट आपको ध्यान रखनी होगी। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था। जनगण मन
मूल रूप से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा था, लेकिन इसके हिंदी वर्जन को हमारे संविधान में राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया गया था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर इनके द्वारा लिखे गए गीतों को एक से ज़्यादा देशों में राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया गया है। भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है सोनार अमार सोनार बांग्ला, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है वो भी प्रेरित है रविंद्रनाथ टैगोर से, ये आपको ध्यान रखना होगा। और भारत भाग्य विधाता के नाम से सबसे पहली बार ये पब्लिश हुआ था। जन गण मन जब लिखा गया था बंगाली भाषा में, इसमें टोटल 5 पद थे, 5 पैराग्राफ थे, लेकिन इसके केवल प्रथम पद को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया गया और इसके हिंदी वर्जन को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया गया था। इसको गाने में कुल समय लगता है 52 सेकंड, जबकि इसके पहली लाइन और लास्ट लाइन को गाने में समय लगता है 20 सेकंड। जन गण मन। इससे आगे है नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसको एज इट इज संस्कृत भाषा में ही अपनाया गया। जैसे कि हम राष्ट्रगान बोलते हैं, लिखा बंगाली भाषा में गया था लेकिन अपनाया गया इसके हिंदी वर्जन को, लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया वंदे मातरम गीत संस्कृत भाषा में लिखा गया और इसे संस्कृत भाषा में ही अपनाया गया। हालांकि इसमें कुछ शब्द जो है बंगाली भाषा के भी हैं, उसको एज इट इज अपनाया गया है। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम ये 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें गाया गया था और 1896 में वंदे मातरम गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका फेमस नॉवेल है आनंद मठ, उसमें सर्वप्रथम जो है ये पब्लिश हुआ था और 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपना लिया गया था भारत की संविधान सभा के द्वारा। इससे आगे है नेशनल प्लेज। तो इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस प्रकार की हमारी जो नेशनल फ्लैग है वो पीदिमारी वेंकट सुब्बाराव के द्वारा जो है लिखा गया था। 1962 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इसने इसे अपनाया था और 26 जनवरी 1965 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस प्रकार की जो नेशनल प्लेज है वो पीदिमारी वेंकट सुब्बाराव के द्वारा लिखी गई है। इससे आगे है नेशनल करेंसी। इंडिया की नेशनल करेंसी का सिंबल नहीं था और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आम लोगों से अपील की थी और उसी अपील के आधार पर 2010 में कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में उद्धव कुमार के द्वारा हिंदी में जो र लिखा हुआ है उसमें एक लाइन खींचकर इसे इंग्लिश का आर भी दिखा दिया। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन दिखाई देते हैं रुपीज़ के। इस वजह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है दिखाने के लिए इंडियन रुपी को सिंबल दिया गया था और वो सिंबल दिया गया था 2010 में। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका डिज़ाइनर जो है वो उद्धव कुमार है। इसका डिज़ाइन जो है वो उद्धव कुमार है। इसमें हिंदी का र भी है, इंग्लिश का आर भी दिखाई देता है। इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको
एडॉप्ट किया था इंडियन रुपीज़ के सिंबल के तौर पर। इससे आगे है नेशनल कैलेंडर, जो कि शक संवत पर आधारित है। शक संवत, जो कि 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में शक संवत की शुरुआत की थी और उसी को हमारे राष्ट्रीय पंचांग के तौर पर स्वीकार किया था संविधान सभा ने। और संविधान सभा बोल रहा हूँ मैं, बाद में इसे अपनाया गया था 1957, आपको ध्यान रखना होगा 1957 में इसे अपनाया गया है राष्ट्रीय पंचांग के तौर पर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, उसके साथ साथ शक संवत पर आधारित जो है राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर अपनाया गया था, जो ऑल इंडिया रेडियो और कैलेंडर्स और इंडिया के जो गवर्नमेंट का जो गजट है उन सभी में इसको शामिल किया जाएगा। तो शक संवत पर आधारित है ये, जिसमें चैत्र से लेकर शुरू होकर जो है फागुन तक 12 महीने होते हैं। 21 मार्च या 22 मार्च के आसपास इसका पहला महीना शुरू होता है। 21 मार्च या 22 मार्च के आसपास लीप का वर्ष हो तो 21 मार्च, अदरवाइज 22 मार्च को ये शुरू होता है। और चैत्र से लेकर तो फागुन तक कंटिन्यू जो है इसमें मंथ है। शक संवत पर आधारित है। अगर जो आपको देखना है कि शक संवत पर आधारित जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग कौन सा साल चल रहा है, तो 2021 में आपको 78 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ईसा मसीह से 78 साल बाद शक संवत की शुरुआत हुई, इसलिए 2021 में से 78 आपको माइनस करने पड़ेंगे शक संवत के आधार पर। इससे आगे आ जाते हैं नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है और पैंथरा टाइग्रिस लिनोयस इसका साइंटिफिक नेम है। पैंथरा टाइग्रिस लिनोयस इसका साइंटिफिक नेम है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 26 जनवरी 1950 से भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर, या जिसे हम बोलते हैं पैंथरा टाइग्रिस लिनोयस, भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला मुख्य रूप से पैंथरा टाइग्रिस लिनोयस। इससे आगे है नेशनल हेरिटेज एनिमल, राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु या नेशनल हेरिटेज एनिमल अनाउंस किए गए थे हाथी, यानी गजराज जिसे नाम दिया गया था। 22 अक्टूबर 2010 को मिनिस्ट्री जो एनवायरनमेंट से संबंधित है उसने डिक्लेयर किया था एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल के तौर पर, क्योंकि लगातार लुप्त प्राय होते जा रहे हैं हाथी, लगातार इनकी संख्या कम होती जा रही है। इस वजह से इनके संरक्षण के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 को इन्हें राष्ट्रीय विरासत या राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया था, गजराज। इससे आगे है नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन, जिसे प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका के नाम से जाना जाता है इसका साइंटिफिक नेम। बिना आँख वाली छोटी डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती है, अभी लुप्त प्राय है काफ़ी। प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका मुख्य रूप से इसे कहा जाता है, गंगा रिवर में पाई जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में, और इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के हिस्सों में मुख्य रूप से पाई जाती है। और नेशनल एक्वेटिक एनिमल के तौर पर घोषणा की गई थी इसकी, और 2008-9 से राष्ट्रीय जलीय जीव के तौर पर गंगा डॉल्फिन को हम जानते हैं। इससे आगे है नेशनल रेप्टाइल। तो नेशनल रेप्टाइल है किंग कोबरा, नेशनल रेप्टाइल। इट इज कंसिडर्ड ए स्कैर्ड एनिमल इन इंडियन कल्चर के तौर पर इन्हें जाना जाता है। ऑफिशियल तौर पर नहीं घोषित है, लेकिन इन्हें नेशनल रेप्टाइल के तौर पर माना जाता है। इससे आगे नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी पाओक्रिस्टेटस। पाओक्रिस्टेटस यानी इंडियन पीकॉक, यानी ट्रेडिशनल तौर पर जो इंडियन पीकॉक है उन्हें
नेशनल बर्ड माना जाता है। आप जू में जाएंगे तो आपको वाइट कलर का पीकॉक भी मिलेगा, और भी वैरायटी के पीकॉक मिल जाते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल इंडियन पीकॉक है जिसे हम पावो स्टेटस के तौर पर जानते हैं, पावो क्रिस्टेटस, उसे हम बोलते हैं नेशनल बर्ड। 1 फरवरी 1963 से गवर्नमेंट ने इसे डिसाइड किया था नेशनल बर्ड के तौर पर। डेट आपको ध्यान रखनी होगी। नेशनल फ्लावर, लाइट पिंक कलर का जो लोटस है जिसको हम बोलते हैं नेलम्बो न्यूमिस्फेरा, इसका साइंटिफिक नेम है नेलम्बो न्यूमिस्फेरा या न्यूसिफेरा। ये इंडियन लोटस है, इसे नेशनल फ्लावर के तौर पर अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। इससे आगे है नेशनल ट्री, इंडियन बनियन यानी भारतीय बरगद, जिसे हम फाइकस बेंगोलिनिसिस के नाम से जानते हैं, बनियन ट्री के तौर पर जानते हैं। इसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। बरगद बहुत से भारत के जो माइट्स हैं इसमें पारंपरिक तौर पर इन्हें पवित्र पेड़ के तौर पर जाना जाता है, इस वजह से राष्ट्रीय वृक्ष के तौर पर जाना जाता है बरगद, फाइकस बेंगोलिनिस। नेशनल फ्रूट मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। बहुत से आम हैं, 1000 से ज़्यादा वैरायटी आती है, लेकिन ट्रेडिशनल जो सफ़ेदा आम है उसे हम मैग्नीफेरा इंडिका, इसे नेशनल फ्रूट के तौर पर हम जानते हैं। नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी गंगा घोषित की गई थी, और राष्ट्रीय नदी गंगा घोषित की गई थी 20 फरवरी 2009 को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 20 फरवरी 2009 को अंडर सेक्शन 3 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर्यावरण सुधार 1946 अधिनियम के अंतर्गत 2009 में 20 फरवरी को गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। फिलहाल भारत की एकमात्र राष्ट्रीय नदी गंगा है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। टोटल लंबाई गंगा की 2525 किलोमीटर है, और उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का हिस्सा और इसके अलावा पश्चिम बंगाल को क्रॉस करते हुए बांग्लादेश चली जाती है गंगा नदी, और बांग्लादेश में बंगाली खाड़ी में गिरती है। शुरुआत में इसका नाम भगीरथी है, उसके पश्चात में गंगा नदी के नाम से इसको जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। इसे राष्ट्रीय नदी घोषित करने के पीछे महत्वपूर्ण स्टोरी है। गंगा लगातार पॉल्यूटेड होती जा रही थी, प्रदूषित होती जा रही थी, आज भी बहुत प्रदूषित है। 1985 में गंगा कार्य योजना की शुरुआत हुई थी, गंगा वर्क प्लान की शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार और वो राज्य सरकारें जहां से गंगा नदी गुजरती है सभी मिलकर अपने प्रयासों के द्वारा फंडिंग करके गंगा को पोल्यूशन फ्री करेंगे। लेकिन लगातार करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा प्रदूषित ही रही। इस वजह से आखिरकार केंद्र सरकार ने 2009 में गंगा को नेशनल रिवर अनाउंस किया, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार फंडिंग करके स्पेशली जो है गंगा को पोल्यूशन फ्री करेगी, इसलिए इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और 2014-15 में केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने नमामि गंगे के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके अंतर्गत नमामि गंगे के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके अंतर्गत डिसीजन लिया गया था नमामि गंगे कि गंगा को पोल्यूशन फ्री करेगी केंद्र सरकार 4 साल के अंतर्गत, 4 साल के अंदर अंदर ही, और काफ़ी हद तक ये पोल्यूशन जो था वो कम भी होता दिखाई दिया है। लेकिन फिलहाल कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, और आपको पता ही है बहुत सी डेड बॉडीज़ जो है गंगा नदी में
स्थानीय लोगों के द्वारा छोड़ी गई और आधा किलोमीटर तक जो है बहुत सी डेड बॉडी जो है फैली हुई मिली थी, जो कि काफ़ी शर्मनाक है हमारे लिए, केंद्र सरकार के लिए काफ़ी शर्मनाक है। इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए थे कि जैसे नेशनल रिवर है तो इसके बचाने के लिए बहुत से कदम उठाने चाहिए थे। और कोविड-19 का जो एकदम विस्फोट हुआ, इसके लिए बहुत से कदम हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसे और सकारात्मक तौर पर लागू किया जाना चाहिए जिससे कि कम से कम नुकसान हो। राष्ट्रीय नदी गंगा मुख्य रूप से हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार और इसके अलावा इलाहाबाद, वाराणसी सभी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। कलकत्ता तक के क्षेत्र तक इसका विस्तार है और बांग्लादेश तक जाती है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2009 में से राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये इम्पॉर्टेंट नेशनल सिंबल्स हैं इंडिया के, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनके आपको साइंटिफिक नेम ध्यान रखने होंगे, बहुत से ऐसे हैं जिनके आपको डेट्स ध्यान रखने होंगे, और बहुत से ऐसे हैं जैसे कि आपका सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सारनाथ जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के वहाँ से संबंधित है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। कंटिन्यू जुड़े रहिए करियर पाथ स्टडी के साथ में, और अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको बेनिफिट मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।